अभी जो आने वाले स्पीकर है, इन्होंने अपने जिंदगी में लगातार हर साल 3, 4, 5 ऐसे टीओटी किए। कोई छोटा मोटा स्पीकर नहीं है। एक तो किसी के प्लेटफॉर्म पे जाते नहीं है, उनको भाषण करना, ट्रेनिंग देना, लेक्चर देना पसंद नहीं है। काफी लेक्चर, काफी मेहनत करने के बाद उनको हर साल मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे ले आता हूं, और उनका नाम है हितेश शाह। हितेश, वेलकम। आपका माइक चालू है, कैन यू जस्ट स्पीक एंड जस्ट चेक? थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो तुम्हारे पीछे कौन आके खड़ा है, डॉक्टर आर.के. शेट्टी। अभी आपका ऑपरेशन होने वाला है। ऑपरेशन इंश्योरेंस सक्सेस। बैठ के बात करेंगे, बैठ के यहाँ आपको बैठना। थैंक यू सो मच। आर.के., व्हाट क्वेश्चंस यू हैव फॉर हितेश, दैट विल कम लेटर ऑन। सबसे पहले मैं हितेश से जानना चाहूंगा कि इतनी बार लगातार टीओटी, एक शाह का एक एम्पायर। पार्ला में आप जाओगे, वहां पर कौन सा होटल है वो फेमस पाव भाजी का? शिवसागर। शिवसागर के बाजू में एक बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग हितेश की है, राइट? पूरी बिल्डिंग आपकी है? आधी। मैं थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलता हूँ। नहीं, स्टेज पे बोलना पड़ता है लोगों को। नहीं, लेकिन मैं कमीशन भी 35% पूरा लेता हूं। ओके। हितेश के बारे में ऐसा है कि ही इज ए मोस्ट नॉलेजेबल इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो मैं डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन करूंगा। यहां पर जो बैठे हैं ना, LIC एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, इंश्योरेंस प्रोफेशनल, ये आपसे जानना चाहते हैं कि कंटिन्यूस सक्सेस का राज क्या है, एक एजेंट को क्या करना चाहिए? कंटिन्यूस सक्सेस का कोई भी बिजनेस हो, इट्स अ वेरी सिंपल, एक ही है सिंपल लॉजिक उसका। आप जो काम कर रहे हो वो लगन से करो, कंप्लीट 100% फोकस रहो उसके ऊपर। और सबसे पहले, नॉर्मली कोई भी कंपनी का सबसे स्टार्टिंग बिजनेस का पॉइंट ये रहता है कि पहले सेल्स करो, बाद में सर्विस की सोचेंगे। पहले आप कस्टमर को सर्विस देने के बारे में सोचो, फिर सेल्स के बारे में सोचो, राइट? मेरे को आज तक किसी भी क्लाइंट ने मेरे को कॉल किया है तो मैं कभी उसको ये नहीं पूछता हूँ क्या काम था। बोलता हितेश मिलना है, तो मैं कभी नहीं पूछता हूँ सेल्स है, सर्विस है, या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, गिव मी योर टाइम। हितेश, सर्विस यानी क्या? बिफोर यू आर टॉकिंग ऑफ बिफोर सेल सर्विस, यानी इंश्योरेंस बेचने से पहले जो सर्विस दी, क्या क्या सर्विस दी? नहीं, उसके पहले मीन्स सर्विस, प्रोडक्ट खरीदने के पहले भी सर्विसेज काफी रहती है कि उसको, अगर जो आप जैसे सर्विस में आप बोलो तो उसके पास में, हर एक के पास, किसी भी नए क्लाइंट के पास में जाओ तो उसके पास में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स रहते ही हैं, भले लाइफ इंश्योरेंस के हो, जनरल इंश्योरेंस के हो, या पोस्टल स्कीम्स हो। तो उस पर अगर जो आप राइट एडवाइस करके, अगर जो मैं किसी क्लाइंट से पहले मिलता हूं तो उससे क्वेश्चनर भरवाता हूं, उस क्वेश्चनर में इंश्योरेंस का क्वेश्चन सबसे लास्ट है, उसके पहले उसके सब पूरे इन्वेस्टमेंट डिटेल्स हैं, और उसमें सब में एक टिक करना है कि वेदर यू हैव अ नॉमिनेशन इन दिस बैंक सेविंग अकाउंट। उसको नॉमिनेशन का वो टिक करता है। और कई क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जब उनको सेविंग बैंक्स की डिटेल लिखते हैं तब जाके वो, उनको याद आता है इसमें मैंने नॉमिनेशन किया ही नहीं है, इसमें नॉमिनेशन करना चाहिए, राइट? सर्विस मीन्स इट्स अ वास्ट एरिया, राइट? हमेशा आप सोचो तो क्लाइंट्स के बारे में सोचो, कस्टमर प्रोस्पेक्ट के बारे में सोचो कि अगर जो इसकी जगह पे मैं होता तो मैं क्या करता, राइट? आप कभी भी इंश्योरेंस किसी को इस टाइप से मत सेल करो या कन्विंस करो कि मुझे सेल करना है उसके लिए। मैं हमेशा क्लाइंट को बोलता हूं कि मेरा तो बिजनेस है, मुझे सेल करना है, बट दिस इज योर नीड ऑल्सो। आपकी ये जरूरत है, इसके लिए आप खरीद रहे हैं। मेरी जरूरत के लिए प्लीज आप मत खरीदो। कोई भी, कई बार क्लाइंट्स मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है हितेश, अभी उसने रेफरेंस दिया है तो आप आए तो एक 25 लाख 50 लाख का इंश्योरेंस ले लो। मैं बोला ये मेरे को नहीं चाहिए। इफ यू आर कन्विंस्ड विद मी, इफ यू लाइक द प्रोडक्ट, अगर जो आपको सूट करता है तो ही आप खरीदो। काफी क्लाइंट्स को मैंने इंश्योरेंस लेने के लिए ना बोल दिया कि सर आप एडिक्वेटली इंश्योर्ड है, अभी मेरे को नहीं लगता आपको इंश्योरेंस की जरूरत है, राइट? उस क्लाइंट से तो नहीं लिया इंश्योरेंस, बट ही हैज रेफर्ड 6 क्लाइंट्स और सबने इंश्योरेंस लिया। सो एक के ऊपर फोकस करने की जगह पे मैंने 6 लिए उससे रेफरेंसेस। सो गिव द एक्चुअल एडवाइस, राइट? सॉरी टू से, बट आज तक मैंने कभी भी किस प्रोडक्ट में क्या कमीशन मिलता है, आई हैव नेवर थॉट। जब सब लोग जीवन श्री बेच रहे थे इन 2001-2, आई थिंक इंडिया में उस टाइम पे कमीशन पे देखो तो सबसे लोएस्ट कमीशन रेशियो जीवन श्री का मेरा था।
मैंने सबको जीवन धारा बेची थी, सेल की थी। और आज की डेट में ईच एंड एवरी क्लाइंट, हर एक आदमी बोलता है कि वो जो जीवन धारा प्रोडक्ट आपने दिया था उसमें आपने एक गलती की कि आपने हमको कन्विंस करके ज्यादा क्यों नहीं दिया, क्योंकि 10% करीब करीब रिटर्न लाइफ लॉन्ग गारंटीड था। 12% था। हाँ, 12%। इफ यू टेक 80 ईयर्स का Yeah, एज, average. उसके बाद में पेंशन 9.5% है, तो इफ यू पुट एवरीथिंग इनटू दैट तो करीबन 10, मे भी कुछ एज में 10.5 भी आता होगा, 12 भी हो सकता है। 12 जो था वो ओल्ड जीवन अक्षय में, राइट। जो 2001-2 में जो जीवन धारा 144, 145 प्लान जो बंद हुए, मैंने सबसे, आई थिंक इंडिया में सबसे हाईएस्ट वो मैंने ही सेल किया होगा, राइट। और सब लोग जीवन श्री बेच रहे थे, और उसमें कमीशन क्या था? फर्स्ट ईयर 7.5%, नो बोनस, सेकेंड ईयर ओनली 2%। और लास्ट डे को जब प्लान क्लोज हुआ, जितना मेरा बैंक बैलेंस था पूरा डाल के मैंने क्वार्टरली पेमेंट में 20 साल का वो प्रोडक्ट परचेज कर लिया। सो एवरी ईयर आई एम पेइंग 20 lakhs rupees ऑफ जीवन धारा प्रीमियम। व्हेन आई विल बी 55, उस टाइम पे मेरे को पेंशन स्टार्ट होगी 1 crore rupees a year। तो दोस्तों, एक जीवन धारा दोबारा से हम बात चल रहे हैं, एक बार हमने मॉर्निंग में बात किया था, दोबारा देखिए जीवन धारा। सो मैसेज इतना ही है, आज भी हमारा पास लाइफ लॉन्ग गारंटी का प्रोडक्ट है, उसको बेचना चाहिए। ऐसा तो हितेश भाई को देखता हुआ एक मुझे बात याद आई, कहीं पढ़ा था मैंने, जब दीवाना चलता है तो मौसम बदल जाता है, जब हितेश भाई चलते हैं पूरा मार्केट बदल जाता है। हितेश भाई ये बता दो, ऐसा क्या है आप में, या आप ऐसा क्या करते हो जिसका वजह से पिछला कितना साल से टीओटी? 15 या 2000 से 15 साल करीब। 2015-16 साल से कंटिन्यूअस लगातार टॉप ऑफ द टेबल। हेलो मिस्टर जोरदार तालियां हो जाना शेट्टी, चाहिए। एक टीओटी नहीं करता है वो, हीना भी टीओटी जो अभी डांस करके गई ना, वो भी टीओटी है। वो भी टीओटी है, मल्टीपल टीओटी समटाइम। ऐसा क्या है जिसका वजह से आपका टीओटी हर साल होता है? मैंने बताया वही एकदम अब सिंपल अप्रोच रखो। क्लाइंट को बहुत बार हम लोग इतना कॉम्प्लिकेशन समझाते हैं, ऑथर का नाम मैं भूल गया, एक बुक में लिखा था कि जितनी क्लाइंट को आप सिंप्लिसिटी बताओ उतना ही वो जल्दी कन्विंस होता है और उतना ही वो प्रोडक्ट ज्यादा परचेज करता है। जितनी सिंप्लिसिटी हो, क्लाइंट को, कोई भी क्लाइंट को इंश्योरेंस किसके लिए चाहिए? सबसे पहले लाइफ कवरेज के लिए चाहिए, राइट। लेकिन हम लोग सेल करने के टाइम पे सबसे पहले एटीसी की बात करते हैं। अगर जो आपने एटीसी की बात की तो 1.5 लाख की लिमिट आ गई उसकी, और वो भी बोलेगा मेरा ईपीएफ कट रहा है, पीपीएफ कट रहा है, मेरा सपोज और कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट से बच्चों की स्कूल की फीस भर रहा हूं, वो भी मेरा एटीसी में आता है, तो मेरा तो 1.5 लाख ऐसे ही खत्म हो गया, राइट। उसका नीड एनालिसिस किए बिना, अभी तो हमारे ऑफिस में स्ट्रिक्ट रूल है कि 6 पेज का क्लाइंट क्वेश्चनर अगर जो कोई नहीं भरवाता है तो उसको इंश्योरेंस सेल करना या कोई भी प्रोडक्ट सेल करना नॉट अलाउड। अगर जो कोई रिलेशनशिप मैनेजर अगर जो उसको कन्विंस करके आता है तो उसको बिजनेस क्रेडिट नहीं मिलती है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है कि वो क्लाइंट क्वेश्चनर कहां पे है। क्लाइंट क्वेश्चनर के बिना आगे बात ही नहीं चलती है, उसकी नीड क्या है, राइट। कभी भी ऐसा मत सोचो कि मुझे बोला है। आज तक एक चीफ मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर ने मुझे कॉल नहीं किया हितेश ये प्रोडक्ट बेचो या हमको नंबर ऑफ पॉलिसी। मैं उनको सबसे पहले वो जो ब्रांच मैनेजर जाते हैं, रिलीव होते हैं नए को, बोलते कभी भी हितेश को लाइफ में कॉल मत करना कि ये प्रोडक्ट बेचो। उसको बोल दिया ये प्रोडक्ट बेचो तो वो नहीं बेचेगा, राइट। मेरे क्लाइंट की क्या नीड है वो सेल करो तो क्लाइंट आपके पास में लाइफ लॉन्ग रहेगा। आज तक मेरे एक भी क्लाइंट का एग्जिट नहीं है कि मुझे छोड़ के वो दूसरों के पास में बिजनेस जाता है मेरा। मैं चूज करता हूं कि उस क्लाइंट का इंश्योरेंस लो कि नहीं। मैं ड्रॉप करता हूं एवरी ईयर 15 से 20% क्लाइंट में अपनी क्लाइंट लिस्ट में से, मेरे पर्सनल लिस्ट में से मैं असिस्टेंट जो है सेल्स में है उनको मैं देता हूं कि ये क्लाइंट अभी आप लोग हैंडल करो, ये मैं नहीं हैंडल करूंगा। सो आपने 2 बात कहा, एक कि क्लाइंट क्वेश्चनर फिलअप करना होता है और दूसरा नीड एनालिसिस। ये तो ये चीज, ये क्वेश्चनर में होता क्या है वो जरा एक्सप्लेन कीजिए, और वो नीड एनालिसिस क्या होता है जरा उसको भी एक्सप्लेन। एक मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, आप अपने बेटे को अगर जो बोलते हैं कि ये करो वो करेगा? नहीं करता। आप उसको आधा घंटा लेक्चर दो वो करेगा कुछ भी? पीछे जाके दूसरे बोल के आते हैं। दूसरे बोल। बेटर है उसको ये मत बोलो आपको क्या करना चाहिए। क्लाइंट क्वेश्चनर फिलअप करने के बाद में आप उसको बताओ कि मेरे हिसाब से आपकी ये नीड है, एक सिंपल लैंग्वेज में, कि आपके बेटे के एजुकेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। आज की डेट में किसी भी क्लाइंट को आप मिल रहे हो तो एडिक्वेटली इंश्योर्ड हार्डली आपको
जितने भी इंश्योरेंस एजेंट हैं हम लोग मिला के 5% क्लाइंट्स जितने इंश्योरेंस बेचा है उनको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरी पॉपुलेशन लो, जिन्होंने इंश्योरेंस परचेज किया है अभी तक 5% क्लाइंट भी एडिक्वेट इंश्योरेंस नहीं है। एक जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज 30 साल का कोई लड़का है, बराबर, 12 लाख रुपए की उसकी इनकम है या 15 लाख रुपए की इनकम है, उसको कितना लाइफ इंश्योरेंस कवरेज हम नॉर्मली देते हैं? 30 साल का तो हम 20 टाइम्स दे देते हैं उसको। 20 टाइम्स नहीं, वो इनकम के हिसाब से नॉर्मली हम लोग क्या सेल करके आते हैं, वो अंडरराइटिंग रूल सेपरेट हो गया। करेक्ट। कि 2.5 करोड़ का आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, 25 गुना है तो 3 करोड़ ले सकते हैं। करेक्ट। नॉर्मली एक आदमी जाके क्या सेल करके आता है, एक एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट 2 लाख 3 लाख का प्रीमियम का देके आता 2 लाख का, 12 लाख वाला 2 लाख मुश्किल से अफोर्ड कर पाता है बॉम्बे में तो, बराबर। बिकॉज टैक्स रेंट वगैरह। चलो 2 लाख का दे दिया, 2 लाख में कितना सम एश्योर्ड मिलेगा? कितना मिलना चाहिए आप? 10 50 लाख, ओके। 50 2 लाख में 50 लाख, 50 लाख 60 लाख रुपए। अभी उसकी एग्जैक्ट नीड एनालिसिस करो कि 12 लाख में से उसका 6 लाख रुपए एक्सपेंसेस होगा, बराबर। राइट? अगर जो उसकी डेथ के बाद में उसकी वाइफ को सेम लाइफस्टाइल के लिए सर्वाइव करना है तो साल के 6 लाख लगेंगे। बराबर। 1 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखो तो 6 लाख, या जीवन अक्षय में आप रखो तो 7 लाख रुपए पेंशन आती है, विच इज टैक्सेबल। 1 करोड़ का कवरेज तो मिनिमम होना चाहिए। बराबर। अभी उनके घर पे कोई बॉर्न बेबी है न्यू, और उसके एजुकेशन के बारे में वो सोच रहे हैं कि हर एक पेरेंट्स के सपने अपने से बेटर रहते हैं बच्चों के लिए। कोई भी आपके घर में कोई वर्कर भी होगा, डोमेस्टिक हेल्प आप जो आपको जो कर रहा है उसको भी आप पूछेंगे कि आपके बेटे को क्या बढ़ाना है, बनाना है फ्यूचर में, तो बोले कि मैंने तो ये झाड़ू पोता वगैरह कर लिया, लेकिन बेटे को थोड़ा पढ़ा के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की जॉब दिलवाऊंगी या क्लैरिकल जॉब दिलवाऊंगी। क्लैरिकल को पूछो तो वो उसके लिए मैनेजर सोचता है, मैनेजर वाला सीनियर मैनेजर सोचता है, वही लेवल। अगर जो उसकी बेबी, और उसके लिए 25 लाख रुपए भी उसको एजुकेशन प्रोविजन करना है कि भाई मैं हायर एजुकेशन के लिए 10-20 लाख 25 लाख खर्चा करूंगा, उसके लिए इंश्योरेंस नहीं चाहिए, राइट? कम से कम उसकी अगर जो नीड एनालिसिस करो तो उसको कम से कम 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस कवरेज चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं बेच पाते हैं 1.5 करोड़ का। क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्टली जाते हैं उसके पास कि सर 12 लाख की इनकम है, बोलता है मैं लाख रुपए बचा सकता हूं तो 25 लाख ले लो, 2 लाख बचा सकता हूं तो 50 लाख का इंश्योरेंस ले लो। उसकी जब तक आप नीड एनालिसिस करके उसको नहीं देंगे, राइट, तब तक वो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए कन्विंस क्यों होगा? हम लोग खाली डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे जाते हैं कि आपका 2 लाख रुपया बचता है, 2 लाख रुपया आप इंश्योरेंस में भर दो। आप उसकी नीड के ऊपर जाओगे, उसको लाइफ कवरेज फर्स्ट, उसका सबसे पहला है कि लाइफ कवरेज उसका होना चाहिए। उसका लाइफ कवरेज का नीड कितना है? तो आप क्या टर्म देंगे साथ में उसको? क्योंकि ये 1 लाख रुपया प्रीमियम भरता, 12 लाख कमाता है, 6 लाख का खर्चा करता है, 2 लाख रुपया 3 लाख टैक्स भरता होगा, तो उसके बाद बचता क्या है? लाइफ हाँ, स्टाइल। 2 लाख रुपए। तो उसमें आप टर्म इंश्योरेंस दोगे कि नहीं दोगे? क्योंकि आज लोगों का प्रॉब्लम यह है कि जहां भी हम जाते हैं सब लोग कहते हैं मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है, बाकी पैसा मैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा या प्रॉपर्टी में डालूंगा। एम आई राइट? ये सब पब्लिक क्राई ये है, तो इस पे आप क्लाइंट को क्या जवाब देंगे? इंश्योरेंस डेफिनेटली आप भले एंडोमेंट दो, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान दो, जीवन लाभ दो, जीवन आनंद दो, साथ में एक टॉपअप आप मीन्स एडिशनल कवरेज के लिए आप टर्म दे दो कि उसका 1 करोड़ 25 लाख का नीड आता है तो आप 1 करोड़ का टर्म दे दो, 25 लाख का एंडोमेंट दे दो, जीवन लाभ दे दो, कोई भी हितेश, प्रॉब्लम क्या होता है, अगर टर्म ले लिया, अगर मैंने टर्म समझाया ना उसको, तो टर्म ही लेता है वो। तो फिर मेरा ओपिनियन एकदम अलग है। जो क्लाइंट की नीड है वो हमारी नीड के लिए वो क्यों इंश्योरेंस करवाए? उसकी नीड के लिए आप अगर जो सुपरमार्केट में जाते हैं, सुपरमार्केट में जो आपको चाहिए वो आप खरीदते हैं कि सुपरमार्केट वाले को जो सेल करना है वो आप खरीदेंगे? आप अपने पैर को क्लाइंट के शूज में डाल के देखिए ना, उसकी नीड क्या है। कल उसकी डेथ हो गई और फैमिली को 25 लाख या 50 लाख मिलेगा, वो बोलेगा इसमें 50 लाख में तो मेरा 3 लाख रुपया साल का ब्याज आता है, 3 लाख में मेरा घर भी नहीं चलता है, मैं बच्चे को एजुकेशन कहां से दूं? और डे बाय डे इंटरेस्ट रेट्स कम होने वाले। कल ही मैं एक प्रेजेंटेशन में था रिगार्डिंग दैट उर्जित पटेल आरबीआई गवर्नर हुआ तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द कंट्री, राइट? 99% उनका ये ओपिनियन था कि विद इन 1 ईयर 1% इंटरेस्ट रेट और कम हो गया। क्या बोलता, मैंने 3 दिन से, खाली जिस दिन से उर्जित पटेल गवर्नर अपॉइंट हुआ उस दिन से उर्जित पटेल की पूरी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, एंड वे ही इज थिंकिंग इंटरेस्ट रेट्स और धीरे धीरे नीचे आएंगे, बिकॉज ही इज फर्स्ट ऑफ ऑल कि वेरी क्लोज टू मोदी, जो किसी को पता नहीं था, ये अपॉइंट होने के बाद में पता चला। जो दोस्तों हम सुबह बात कर रहे थे कि कोई भी कंट्री
कोई भी कंट्री का अगर इकोनॉमिकली ग्रोथ होना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना ही पड़ेगा। हितेश भाई उसी बात को और दोहराओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। सो देयरफॉर आज जो मिल रहा है उसको हमको ले लेना। नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक और चीज है। प्रणील अभी डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग रियल एस्टेट। जिस कंट्री में रियल एस्टेट प्राइसेस हाई है वो कंट्री ग्रो कर ही नहीं सकता। सो रियल एस्टेट प्राइसेस में करेक्शन आना ही चाहिए। काफी लोग हमको ये भी बोलते हैं कि मैं रियल एस्टेट में क्यों नहीं डालूं। म्यूचुअल फंड एसआईपी से ज्यादा आर्ग्यूमेंट रियल एस्टेट का आता है। यू मीन टू से कि प्रॉपर्टी जो प्राइसेस है वो अभी नहीं बढ़ेगी अगले 5-10 साल तो नहीं, बिकॉज कंट्री ग्रो ही नहीं कर सकता रियल एस्टेट। प्रॉपर्टी की प्राइस नहीं बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट 32,000 की हाइट क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, फिर भी जीवन आनंद जीवन लाभ बेचने को तकलीफ हो रही है। मैं ना उसी पे आऊंगा। आप अगर जो क्लाइंट को सिंपली पहले उसकी नीड एनालिसिस करो। नीड एनालिसिस किया सर जी, वो 10 लाख प्रीमियम भर सकता है, 2 लाख भर सकता है, 1 लाख भर सकता है, लेकिन वो भरने को ही तैयार नहीं है। वो पॉलिसी बाजार में जाके उधर से सस्ते में सस्ता प्रीमियम निकलता है। क्या करूं मैं इंश्योरेंस प्रोफेशनल हूं, मेरा भी खर्चा है, मेरी बीवी है, मेरा घर है, मेरा रिन्यूअल कमीशन मैं बनाना चाहिए। क्या मैं सिर्फ टर्म बेचते रहूं? इज इट पॉसिबल? ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। आप एक सिंपल मैं आपको बताता हूं कि अगर जो ये अपनी माइंडसेट है, छोटे क्लाइंट्स के लिए अलग बात है कि टर्म इंश्योरेंस आप उसको अगर जो उसकी नीड एनालिसिस के हिसाब से 1.5-2 करोड़ आता है, 2 करोड़ का टर्म का भी प्रीमियम 40-50 हजार रुपए आएगा, बराबर। और 12 लाख के प्रीमियम वाले इनकम वाले को आप 50 हजार के ऊपर प्रीमियम बॉम्बे वाले कितने लोग बेच पाते हैं? आप हाथ ऊपर करो कि 12 लाख की इनकम है उसको आप 1 लाख का प्रीमियम बेच पाए, जिसकी सैलरी इनकम है बॉम्बे में 8% मुश्किल से सेल होता है। वो 50 हजार का ही प्रीमियम लेता है। अभी उसकी नीड अगर जो टर्म है तो आप उसको कम, लास्ट ईयर भले कहां पे उन्होंने लिया एक अलग बात हो गई, 100 करोड़ के 4 प्रपोजल्स टर्म इंश्योरेंस के मेरे पास आए थे कि 100 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस चाहिए और उसका LIC का प्रीमियम आ रहा था 50 लाख रुपए, प्राइवेट का आ रहा था 20 लाख रुपया। ही वॉज रेडी टू गिव 30 lakhs ऑल्सो, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग 50 लाख पे नहीं ले पाए। लेकिन अगर जो उसको मैं एंडोमेंट भी देता तो शायद वही 30-40 लाख का ही प्रीमियम लेता। खाली कॉन्सेप्ट बदल गया, क्वांटिटी ज्यादा बिक रही है, सम एश्योर्ड ज्यादा लोग लेंगे, बराबर, लेकिन प्रीमियम आपका है वो कांस्टेंट रह सकता है इसके अंदर। कि टर्म इंश्योरेंस अगर जो लोग बड़ा लेते हैं, बराबर, तो उसके अंदर आपको प्रीमियम कहीं ना कहीं कंपनसेट करके देगा। 100% शायद कंपनसेट नहीं भी करे, लेकिन आज की नीड है। एंड आप अगर जो यही बोलोगे कस्टमर के नीड के अगेंस्ट में जाके मैं सेल करूंगा, तो आई डोंट थिंक लंबे टाइम तक कोई भी सर्वाइव कर सकता है। आज के इस माहौल में नया गवर्नर आ रहा है उर्जित पटेल, नई पॉलिसीज आएगी, इंटरेस्ट रेट टूटेगा, प्रॉपर्टी मार्केट टूटेगा। तो एज अ इंश्योरेंस प्रोफेशनल ना, हम इंश्योरेंस एजेंट थोड़े छोटे होते हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी फाइनेंस की बातें नहीं समझते। मुझे सुबह दिन भर बाहर निकलना है, अच्छा व्यक्ति जो कमा रहा है उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन देना है, उसको एक छोटी सी पॉलिसी देनी है। ठीक है, मैं टर्म भी दूंगा, मिक्स करके दूंगा, दोनों तीनों प्रोडक्ट करके दूंगा। प्रॉब्लम यह है कि वो इंश्योरेंस के लिए तैयार ही नहीं होते। उनको इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट लगती है, वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स और भी कम गिनते हैं। ऐसा पूरा कंफ्यूजन में पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री घूम रहा है। जो सक्सेस कर रहा है, वेंकट कर रहा है, भरत कर रहा है, आप कर रहे हो, आरके कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, वो छोड़ो। मैं एवरेज लोगों की बात कर रहा हूं। तकलीफ है कि नहीं है? जोर से बोलो, जब खाना खाया कि नहीं? तकलीफ है कि बिजनेस करे कि नहीं इंश्योरेंस का। रिटर्न के लिए आप अगर जो टर्म इंश्योरेंस दे दो और उसके साथ में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान अगर जो दे दो, तो उसमें क्या बुराई है? यूनिट लिंक्ड में तो आपको मार्केट लिंक रिटर्न मिलता है, राइट। और हमको मैनेजमेंट से डिमांड करनी चाहिए कि यूनिट लिंक्ड में और वेरिएशन और नए प्रोडक्ट्स क्यों नहीं आ सकते। आज की रेट में प्राइवेट प्लेयर्स का सब लोग वहां पे डिस्कशन चल रहा था कि इनका इतना ग्रोथ है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस कौन से प्लान में आ रहा है? खाली टर्म एंड यूनिट लिंक्ड में। यूनिट लिंक में आ रहा है पूरा, राइट। तो आप यूनिट लिंक्ड बेचो, वहां पे तो आप मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स भी मिलेंगे ना। आपका मतलब है जीवन आनंद जीवन लाभ नहीं बेचना चाहिए? बेचना चाहिए। देखो, हर एक क्लाइंट की अलग अलग नीड रहती है। जीन्स आ गया इसका मतलब ये नहीं हो गया रेमंड की शॉप बंद हो गई, राइट। या नया कोई भी रेडीमेड का इतना आ गया, रीड एंड टेलर, एरो वगैरह आ गए, तो ये जरूरी नहीं है कि सेंचुरी का कॉटन नहीं बिक रहा है, राइट। हर एक क्लाइंट की अलग अलग नीड है। किसी क्लाइंट को सेफ्टी चाहिए, बहुत सारे क्लाइंट्स के पास में जाओ और उसको म्यूचुअल फंड की अगर जो आप बात करें कोई भी आदमी, तो बोले वो तो सट्टा बाजार है, आउटराइट रिजेक्ट करके वो बोलते मेरे को 5%। अभी कल मैंने एक क्लाइंट को इंश्योरेंस पॉलिसी बेची, 1-1 करोड़ की 3 पॉलिसी, 3 ब्रदर को 5-5 लाख का प्रीमियम।
अभी उसका मेन बिजनेस क्या है, बॉम्बे के जितने भी नामचीन बिल्डर है 50% बिल्डर को वो फाइनेंस करता था। 18% के नीचे आज तक उसने इंटरेस्ट पे पैसा नहीं दिया। बट उसका एक साथ साथ में वो भी है, वो बोलता है मेरा 5 करोड़ रुपया हितेश भाई फिक्स डिपॉजिट में पड़ा है, जिसका नेट रिटर्न मेरे को खाली 5% इंटरेस्ट आता है। हर एक सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। इंश्योरेंस में मेरे को कैपिटल भी रिटर्न आया, स्टिल इट इज गवर्नमेंट गारंटीड, तो भी मेरे को ठीक है, मेरे को ये आप पॉलिसी चाहिए ही चाहिए। बच्चे काफी अपोज कर रहे थे कि नहीं ये मत लो, ये करो वो करो, बोलते कि इसमें जीरो रिटर्न भी आएगा तो भी मुझे चलेगा। तो हर एक क्लाइंट की नीड है इक्विटी और डेट का। आप अगर जो गूगल पे भी सर्च करेंगे तो हर एक आदमी को इक्विटी और डेट का अलोकेशन तो होना चाहिए ना, होना ही चाहिए बराबर। तो डेट फंड में जो पैसा डाल रहे हैं उसकी जगह पे आप जीवन लाभ, जीवन आनंद वो प्रमोट कर सकते हैं। और जो इक्विटी में डालना है उसके लिए आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पे सोच सकते हो, राइट। उसको यही कन्विंस करो कि बोला मेरे को पूरा पैसा चाहिए ही नहीं, आपका जो सेविंग पोर्शन है उसका मेरे को 30% ही चाहिए, राइट। 30% तो डेट में होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट गारंटीड हो, एटलीस्ट बेसिक कैपिटल जो है वो सिक्योर्ड हो, वो आपको इंश्योरेंस में ही मिलती है। हितेश भाई, आपका सालाना फर्स्ट ईयर कमीशन कम से कम 1 करोड़ है, कम से कम, मतलब हर साल में 2 टीओटी तो करते करते आप। तो ये कौन सा प्लान बेच के 2 करोड़ का कमीशन कमाते हैं? खाली टर्म बेचते हो क्या? जैसे मैंने बोला कि हर एक क्लाइंट अलग अलग माइंड सेट है। जिस क्लाइंट को ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, जो हाई रिस्क बिजनेस में है, उसको सेफ्टी ज्यादा चाहिए, बराबर, तो उसको आप एंडोमेंट बेचो। जिसको टर्म चाहिए उसको टर्म बेचो, जिसको यूनिट लिंक चाहिए यूनिट लिंक। एक ही दुकान में आप जाओ, कोई भी शोरूम में सब एक ही कलर के कपड़े रहते हैं, या एक ही मटेरियल रहता है, या अलग अलग मटेरियल रहता है? अलग अलग होता है, राइट। तो हर एक के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है। आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ या शादी में जाओ, 200 डिशेस रहती है। 200 डिशेस किसके लिए रहती है? हर एक का अलग अलग चॉइस है। कई बार हम लोग सोचते हैं ये इसने क्यों रखा है 200 डिशेस, 10 डिश में ही काम चलता था, रोटी सब्जी वो रख लिया होता। मे बी यू विल लाइक थाई फूड, इनको इटालियन अच्छा लगेगा, किसी को मैक्सिकन अच्छा लगेगा, सो ही हैज टू एंटरटेन एवरीवन। तो अपने पास में प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट के होने चाहिए। कोई बोलता मेरे को तो वन टाइम प्रीमियम भरना है और मेरे को नेक्स्ट मंथ से पैसा आना चाहिए, तो जीवन अक्षय है उसके लिए। किसी को सेविंग चाहिए कि सेविंग की हैबिट चाहिए, उसके लिए एंडोमेंट है। कोई आदमी ज्यादा एग्रेसिव है, उसको मार्केट लिंक रिटर्न्स चाहिए, तो यूनिट लिंक्ड है, बराबर। और एक क्या है कि किसी भी क्लाइंट को आप फोर्सफुली उसकी नीड के अगेंस्ट में मत, अगर जो उसका माइंडसेट एसआईपी या म्यूचुअल फंड है, बराबर, तो कभी भी उसके अगेंस्ट में नहीं चाहिए। एक सिंपल लॉजिक है कि कहावत है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग वाइडर यू शुड गो डीपर, राइट। कि 100 से 200 क्लाइंट बनाने, इससे बेटर है कि उस 100 क्लाइंट्स में से और मैं कैसे मेरी इनकम बढ़ा सकता हूं। अगर जो उसको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो आप हेल्थ इंश्योरेंस दो, उसको मेडिक्लेम चाहिए, पर्सनल एक्सीडेंट चाहिए, मोटर इंश्योरेंस चाहिए, वो दो। उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाना है तो आप वो भी करवाओ। क्लाइंट के लिए, आपके लिए, उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब राइट। तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाने की जगह पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा के उसी क्लाइंट से आप पैसा लो ना। आप 200 अकाउंट क्यों रखना चाहते हो? अगर जो 100 अकाउंट में आपका इनकम जनरेट हो सकता है तो आप 200 अकाउंट क्यों रखना चाहते हो? सो आज आपका बोलने का मतलब ये है कि अभी टाइम आ गया है कि आपके पास सारे प्रोडक्ट्स, ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ऑल फाइनेंशियल नीड्स का सर्विसिंग आपके यहाँ से होना चाहिए। सिंपल है, एक मैसेज आता है, सब लोगों के पास में आया होगा, नोकिया, ब्लैकबेरी, हाउ दे आर आउट ऑफ द मार्केट। ओके, पहले फिएट कार के बारे में आगे सोचता था कोई? नहीं। फिएट का जब 1989 में 118 एनी लॉन्च हुआ था, या 90 में, लोग बोलते सुपर्ब गाड़ी है। आज की डेट में 118 एनी कोई खरीदता है क्या? एम्बेसडर ने जब कॉन्टेसा लॉन्च की, सबसे बेस्ट गाड़ी थी, लग्जरियस कार। और उस टाइम पे भी, आज से 25-30 साल पहले, किसी के पास में एयर कंडीशन एम्बेसडर है तो उसमें स्टेटस था, इट्स इक्वलेंट टू मर्सिडीज। आज की डेट में एम्बेसडर, कितने एजेंटों के पास में एम्बेसडर है आप जानते हैं? या किसके पास में फिएट है? यू हैव टू चेंज। अगर जो आप टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगे तो टाइम डेफिनेटली चेंज। जो मार्केट को जहां पे जाना है वो जाने वाला ही है। इफ यू वांट टू कैच दैट मार्केट, इट्स योर चॉइस। हितेश, क्या है कि नॉर्मल एजेंट जो है ना, मेरे पास यहाँ पर जो लोग आए, अगर आप नहीं थे लंच के पहले,
छोटी सिटीज से आए। तो ये छोटे सिटीज, हम बंबई में है, कोई पुणे में है, कोई हैदराबाद में है, बैंगलोर में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, बड़ी सिटीज है, बड़े लोग हैं, बड़ी छोटे छोटे गांव में पॉपुलेशन कम है, वहां पर किस तरह से इंश्योरेंस इनको बेचना चाहिए? आने वाले 2 साल 3 साल में क्या सिचुएशन होगी? वहां पे आप देखो तो मेजोरिटी छोटे गांव में, इतना मेरे को नॉलेज तो नहीं है छोटे गांवों का, बट जितना भी न्यूज है काफी चिट फंड्स और कितनी चीटिंग्स होती है। लाइक माइक्रो फाइनेंस कंपनीज लोगों का पैसा लेके भाग गई, बराबर। काफी सहारा के केसेस जो हैं वो सब न्यूज़पेपर में हम लोग भी पढ़ रहे हैं कि काफी केसेस चल रहे हैं। कितने चिट फंड्स या वहां पे कितनी कोऑपरेटिव बैंक्स में लोगों ने पैसा डाला हुआ है। LIC एटलीस्ट आपको भले उससे 2% रिटर्न कम देगी, लेकिन पैसा तो सेफ है, आपकी फैमिली को तो सिक्योरिटी दे रही है। आप कौन सा, आप रूरल में देखो तो सबसे बड़े, जब भी कोई बैंक का स्कैंडल या कोई भी स्कैंडल होता है फाइनेंस कंपनी में, उसमें सबसे ज्यादा रूरल वाले लोग फंसते हैं ऑलवेज, और उसमें भी सबसे एग्रेसिव रहता है सूरत हमेशा, बिकॉज वहां पे लालच ज्यादा है। जहां पे लालच है वहां पे आप किसी भी आदमी को फंसा सकते हैं, जो लालची आदमी। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग 3 आइडियाज दे दो ना हमको कि हम जीवन आनंद, जीवन लाभ बेचे, टर्म देंगे, साथ में जीवन आनंद देंगे। स्ट्रॉन्ग आइडिया चाहिए मुझे, आपको और कुछ चाहिए? सिंपल है, सबसे पहले बोले गांव में भी एक क्लाइंट को आप फाइनेंशियल अवेयरनेस दीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, और उसी से क्वेश्चंस आप उसी के मुंह से आप बुलवाओ कि उसको इंश्योरेंस होना चाहिए। आप अगर जो सिंपल उसको 3-4 क्वेश्चंस आप पूछेंगे कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप अगर जो बाहर गांव जाते हैं तो पैसे का बंदोबस्त फैमिली के लिए करके जाते हैं कि नहीं, 6 महीने 1 साल के लिए गांव से कोई शहर में कमाने को आता है तो एवरी मंथ मनी ऑर्डर भेजते हैं या बैंक ट्रांसफर या कुछ ना कुछ करते हैं। अगर जो वो आदमी इस प्लेनेट पे ही नहीं रहे, राइट, तो उसकी फैमिली को रेगुलर इनकम कौन देगा, राइट। सो एक तो सबसे पहले लाइफ कवरेज, लेकिन लाइफ कवरेज आप नीड के हिसाब से बेचिए कि उसकी नीड एनालिसिस करेंगे ना, तो जहां पे आप 5 लाख बेचना चाहते हैं वो 25 लाख खरीदेगा। लेकिन उसको समझा के, ऐसे बेचना गलत है कि मुझे कोई 12 लाइफ चाहिए उसके लिए आप कर दो, या मेरा MDRT कम। आज तक मैंने मेरी लाइफ में 1 साल खाली 2 लाख, उस टाइम पे आई थिंक 2001 में सम एश्योर्ड पे मेरिट लिस्ट थी, बराबर, और रेगुलरली पता चला खाली 2 लाख के सम एश्योर्ड के लिए आई वाज नंबर 2 इन द कंट्री, एंड आई वाज न्यू कि मैं 2 लाख या 10 लाख के मार्जिन से जाऊंगा। खाली 58 करोड़ समथिंग वाज रितु नंदा, और उसके 10 लाख नीचे मैं था, 2 या 10 लाख के नीचे। मैं चाहता तो फोन पे वो 10 लाख का 1 करोड़ का सम एश्योर्ड, मैं बोला, मैंने आज तक लाइफ में किसी को नहीं बोला कि मुझे सम एश्योर्ड मेरे को अचीव करना है, ये टारगेट, उसके लिए आप इंश्योरेंस लो। मेरे लिए वो क्यों करे, उसको जरूरत है वो करे, नहीं मेरे लिए वो क्यों करेगा। अभी ये स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा क्या? हाँ, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा? मार्केट तो ऊपर जाएगा, इतना पता होता तो मैं फॉरेन में ही रहता। तो आपने यूनिट लिंक प्लान में पैसा डालने को बोला? ऑनलाइन ट्रेडिंग में वहां से करता, नहीं, में बैठे इधर आपने, हितेश भाई, मैं सता नहीं रहा हूं आपको, यूनिट लिंक प्लान में आपने बोला कि पैसा लगाओ। यूनिट लिंक इसके लिए कि अगर जो आप 20 साल 10 साल का होराइजन लेके, यूनिट लिंक की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है और SIP का सबसे माइनस पॉइंट क्या है कि SIP में लिक्विडिटी है, इसलिए पैसा क्लाइंट कभी भी निकाल लेता है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में निकाल लेता है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स SIPs फॉर लॉन्ग टर्म, 10 साल 15 साल 20 साल। मेरे यहाँ पे कोई भी SIP स्टार्ट करता है तो उससे मैं राइटिंग में लेता हूँ कि 10 साल के पैसे में पहले मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, तो ये आप SIP स्टार्ट करो, 10 साल के पहले सवाल जवाब करना है तो आप लेके जाओ। एक क्लाइंट को लिटरली 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने को आया था, मैंने उसको बोला कि मैं आपका ये पैसा नहीं ले सकता, आप दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी ढूंढ लो। वो क्लाइंट बोलता कि 1 करोड़ डालेंगे, 3 साल बाद में हितेश भाई 1.5 करोड़ हो गया तो फिर क्या करने का, 50 लाख निकाल देने का। मैंने बोला 10 साल ये पैसा भूलने की ताकत है, जो पैसा मेरे पास, इतना ही पैसा आप लेके आओ जो 10 साल आपको नहीं चाहिए। 10 साल के पहले पैसा मांगना है तो मेरे से बात ही मत करो। नहीं देखिए प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए, तो मैं बोला ये अगर जो प्रॉफिट बुक करना है, ट्रेडिंग वाला करना है, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। आप गलत आदमी के कैबिन में बैठे, आप दूसरे किसी भी आपको चाहिए तो मैं 4 डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइस कर देता हूं, बट मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास ये कैपेसिटीज नहीं है और मेरे पास इतना टैलेंट भी नहीं है कि कभी कौन ऊपर जाएगा क्या होगा। यूनिट लिंक की ब्यूटी ये है कि आदमी को एक 15 साल 20 साल के लिए बांध के रखता है। आप कहीं पे भी देख लो, इक्विटीज या म्यूचुअल फंड्स ने 15-20 साल के होराइजन पे ही रिटर्न्स अच्छे दिए हैं, 5 साल के 7 साल के होराइजन पे रिटर्न्स अच्छे नहीं दिए। यूनिट लिंक्ड में क्या है, पेनल्टी रहती है और वो 5 साल तक सरेंडर नहीं कर सकता है, तो वो लंबे टाइम तक रहता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। और SIP में लिक्विडिटी ज्यादा है, हमेशा लिक्विडिटी जो है ज्यादा, अगर जो किसी को आपने लिबर्टी दे दी तो वो भी खराब है। मेरा SIP आप ही करते हैं ना?
मेरा मेरा खुद का हाँ। ये मेरा म्यूचुअल फंड का भी एजेंट है, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड एजेंट नहीं हूं, मैं कमाता हूं पैसे एलआईसी में कमीशन में और ये एसआईपी में लेके जाता है। हितेश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आने वाले जो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ कम आते हैं और प्राइवेट कंपनी की तरफ ज्यादा जाते हैं। मैं जब उनकी एजेंसी फोर्स को देखता हूं तो सब यंग, एजुकेटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल्स, एमबीएस ऐसे उनके पास है, और एलआईसी के पास इस तरह से एजेंट्स नहीं है। तो हमें क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है? हमारे इंश्योरेंस एजेंटों के इंडिया में क्या कमी है, हमारे में खामियां क्या है? अगर एक सिंपल, आज की न्यू जनरेशन जो है वो मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, स्टारबक्स वहां पे दिखती है या आपके अपने ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स में दिखती है? मैकडॉनल्ड, स्टारबक्स में ज्यादा दिखते हैं। बराबर। अगर जो आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो सीसीडी इज द इंडियन, काफी कम लोगों को सीसीडी देखते हैं ना तो उसका कॉन्सेप्ट वगैरह से लगता है कि ये इंटरनेशनल कोई कंपनी है, बट इट्स इंडियन, चेन्नई बेस्ड कंपनी है, वे टू वेल्थ वालों का। आपको वही मटेरियल आज मैकडोनल्ड्स बर्गर देता है, इट्स जस्ट अ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ पाव वड़ा, राइट? एब्सोल्युटली। अ चेंज्ड वर्जन ऑफ द पाव वड़ा, नथिंग एल्स। पिज्जा अगर जो आप देते हो, या जो आजकल इटालियन में नाचोस चलता है, जो हम लोग गुजराती में खाखरा खाते हैं, इट्स सम चेंज्ड वर्जन ऑफ खाखरा, राइट? आपको आपका जो प्रोडक्ट है उसकी रीब्रांडिंग करके आपको बेचना चाहिए मार्केट में। वंडरफुल पॉइंट। आप लोगों का माइंड चेंज नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट है, मैं यहाँ पे 1000 लोगों का माइंड चेंज करने को जाऊं, इससे अच्छा बेटर मैं खुद ही चेंज हो जाऊं। इट्स अ वेरी इजी टू चेंज योर सेल्फ, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज अदर्स, राइट? क्लाइंट का माइंडसेट आप यंग जनरेशन का चेंज नहीं कर सकते। आप अपने बेटे का कर सकते हैं क्या? कितने लोग ऐसे कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि जो मैं बोलूंगा वही मेरा बेटा करेगा? हाथ उठाओ, चलो, मैं चैलेंज के साथ में कहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं? आप बेटों का नहीं कर सकते। क्लाइंट, हु यू कि क्लाइंट को आप बोलेंगे? वो क्लाइंट को जो चाहिए वो आप दोनों उसको रीपैकेजिंग करके दो, उसको नए फॉर्मेट में। पब्लिक जो है, कल मैंने एक प्रेजेंटेशन में एड देखा था, आज की डेट में कॉलगेट का एड कितने लोगों ने देखा है? रिसेंट न्यू एड्स। हाँ, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? आता है ना एड, बराबर। और अभी एक और ऐड आता है कि चारकोल से आपका दांत साफ होता है। आप 1988-90 का एडवर्टाइजमेंट कॉलगेट का निकाल के देख लो, अगर जो मिल जाए कहीं पे सर्च करो। उसमें यह था कि नमक से दांत घिसने से दांत खराब होते हैं, कोयले से दांत घिसने से दांत खराब होते हैं, नीम के उससे दांत खराब होते हैं। वही ऐड उनका है, राइट? और आज वही उसको रीब्रांडिंग करके कि बीच में बोले कि नमक से दांत खराब होते हैं, अभी बोलते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? सो इट्स अ पावर ऑफ मार्केटिंग एंड रीब्रांड। काफी यूज एड्स आते हैं अब नए पैक में। नए पैक से मेरे को क्या लेना देना? मेरे को अंदर प्रोडक्ट से लेना देना या पैक? शर्ट के बॉक्स की अच्छी पैकिंग है उससे लेना देना या शर्ट से लेना देना? शर्ट का बॉक्स अच्छा है, शर्ट फटा है, चलेगा? एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन पूछता हूं। बंबई हो, दिल्ली हो, बड़ी सिटी हो, छोटी सिटी हो, जहां पर लोग आए, हम, आपने बोला फिएट भी जाती है, बैलगाड़ी भी जाती है, घोड़ा गाड़ी भी जाती है, आजकल 4 बंगड़ी बोलते हैं उसको, ऑडी भी जाती है, बीएमडब्ल्यू भी जाती है। छोटे सिटीज में भी बीएमडब्ल्यू वाले हैं, ऑडीज वाले हैं, मर्सिडीज वाले हैं। तो उनको कैच करने के लिए, उनको प्रोस्पेक्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए एजेंटों को? जो मेरे दोस्त यहां पर बैठे हैं वो आपसे जानना चाहते हैं। एक मैं बताता हूं आपको, एक्चुअली बॉम्बे से ज्यादा पैसा रूरल में है। बजाओ ताली गढ़चिरौली। आपको पता है सबसे हाईएस्ट मर्सिडीज एक साथ में कहां पे बिकी थी? बराबर। सबसे हाईएस्ट मर्सिडीज ओनर्स कौन से स्टेट में? पंजाब। अब पंजाब में कौन सा फाइनेंशियल हब है? कौन सी बड़ी इंडस्ट्रीज है पंजाब में? रूरल में पैसा होने का सबसे बड़ा रीजन है, आप सतारा में चले जाओ, कोल्हापुर चले जाओ, औरंगाबाद चले जाओ, पुणे चले जाओ। आज बॉम्बे में अगर जो एक आदमी को, कोई भी आदमी की 25 लाख की इनकम है तो वो बीएमसी लिमिट में तो घर खरीद ही नहीं सकता, खुद को गिरवी रखेगा तो भी नहीं खरीद सकता है। जबकि आप रूरल में चले जाओ, पूना में अगर जो आपको घर खरीदना है 25 लाख की इनकम वाले को, तो वो बंगलो अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है। बट वो 2 बेडरूम का फ्लैट लेगा और उसके पास में स्पेंडेबल सरप्लस ज्यादा है। आज कोई आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, कोई पागल नहीं कि 1 रुपए वाले शैशे निकालते हैं। कितने लोग हमारे यहाँ पे बैठे जो 1 रुपए वाला शैशे खरीदते हैं? हम लोग तो पूरी बॉटल खरीदते हैं शैम्पू की, बट रूरल में वो 1 रुपए वाला शैशे बिकता है, बराबर।
रूरल में कंजम्पशन आज सब जगह आप देखो तो कि मानसून अच्छी है इसलिए इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ होगी। मानसून से हमको बॉम्बे वाले को इतना क्या फायदा, खाली पानी कट नहीं होता और तो कुछ नहीं ना, बराबर, राइट। बट सबसे एक्चुअल पैसा कहां पे जाता है? रूरल में जाता है। रूरल में जो पैसा है, बिकॉज वहां पे ना तो उनको ऑफिस खरीदने के लिए ज्यादा पैसा लगता है, ना ही घर खरीदने के लिए ज्यादा पैसा लगता है, और ना ही लाइफस्टाइल या उसका उनका स्पेंडिंग है। एक गुजराती में पहले कहते थे कि मुंबई नहीं कमानी, मुंबई में समानी। बॉम्बे में जो कमाता है उसका बॉम्बे में ही खत्म हो जाता है, बाहर कर ही नहीं सकता कुछ, बिकॉज लाइफस्टाइल कॉस्टली इतनी है। एक दूसरे को देख के उसको लाइफस्टाइल उसकी ज्यादा है। एक घर अगर जो अच्छे से खरीदने जाए तो 5 करोड़ रुपए उसका लगता है, ऑफिस खरीदने जाएगा तो 3 करोड़, और मंथली एक्सपेंसेस इतना है। विदाउट ड्राइवर आप कार नहीं, बॉम्बे में कार अगर जो ड्राइवर नहीं है तो बॉम्बे में कार काम की नहीं है, खाली संडे को आप यूज करो। कहीं पे आपको पार्किंग नहीं मिलता है, हर एक जगह पे पे एंड पार्क लगा हुआ है। रेस्टोरेंट्स, अगर जो आप बॉम्बे के रेस्टोरेंट्स में जाओ और अहमदाबाद के रेस्टोरेंट्स में जाओ, आपका बिल 50% आता है, राइट। तो वहां पे भले इनकम कम है लोगों की, कि यहां पे 1 करोड़ की इनकम है, वहां पे 60 लाख की इनकम है, बट स्पेंडिंग जो अपना 1 करोड़ के सामने बॉम्बे में 80 लाख जिस आदमी का है, वहां पे 20 लाख 25 लाख का है। तो स्पेंडेबल सरप्लस जो है, जो स्पेंड कर सकता है, या इन्वेस्टेबल सरप्लस है, वो रूरल और 2 टायर 3 टायर में ज्यादा है, नॉट इन मेट्रोज। हितेश, एक क्वेश्चन है, आरके 1 मिनट लेता हूं। हम लोगों को LIC एजेंट को है ना ज्यादा कोई पसंद नहीं करता, हमको मिलने के लिए कोई बेताब नहीं रहता, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, रिजेक्शन हो जाता है। मैं आपका आदमी हूं, मैंने सुबह ही बोला है ना। इतना इजी नहीं है। जब सुबह मैं उठता हूं ना, मैं हितेश शाह नहीं हूं, मैं भरत बारेक नहीं हूं, मैं वेंकट नहीं हूं, मैं आरके नहीं हूं। मुझे समझ में नहीं आता है मैं सुबह उठ के जाऊं कहां, किसको पकड़ूं। 5 पैसे की अपॉइंटमेंट एक वीक नहीं मिलती मुझे। मैं आम एजेंट की बात कर रहा हूं, जाऊं कहां। फ्रस्ट्रेशन आता है, रिजेक्ट कर लेता है, कोई पॉलिसी लेता नहीं है। अरे 4 मीटिंग हो गई, तू बोल रहा है नीड बेस्ड एनालिसिस हो गया, टर्म भी, अरे हाँ बोल दिया मैंने, मेडिकल को नहीं आ रहा है, पेपर भी नहीं दे रहा। समझ गया मैं सब क्वेश्चन, बराबर। आप अगर जो आपके बेटे के रूम में जब एग्जाम चल रही है और जाके खाली उसको स्टडीज का पूछेंगे, कितना पढ़ाई किया, कितना चैप्टर खत्म किया, कौन सा आंसर पेपर किया, हर बार यही पूछेंगे, तो शायद रूम लॉक करके ही बैठेगा, ये उसका कुछ काम धंधा ही नहीं है, बराबर। बट अगर जो उससे आप जाके खाली दूसरी बातें करो, पढ़ाई के बारे में कुछ बात ही मत करो, तो ही विल फील गुड और नॉट। क्लाइंट के साथ में हम लोग हमेशा यही क्यों सोच के जाते हैं कि इसको कुछ बेचना है, इसको कुछ देना है। क्लाइंट से आप कर्टसी कॉल करो ना, साल में अगर जो आप 3 बार मिलते हो तो 2 बार कुछ बात ही मत करो कि आपका क्या चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, आप उसको जनरल नॉलेज दो, राइट। मेरे टोटल बॉम्बे में 10-12 बिल्डर्स क्लाइंट हैं। 4 साल पहले मैंने उनको सबको बोला था कि जिस भाव में तुम्हारा रियल एस्टेट बिकता है बेच डालो। बोला ऐसा क्यों बोल रहा है, ये डेवलपमेंट आ रहा है। बोला जो भाव में बिकता है, ये मेरे वर्ड्स हैं, 5 साल बाद में अपन फिर मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, और आज बोलते यार तू सही बोला था, राइट। आप दूसरा मार्केट नॉलेज गेन करके उसको उसके बिजनेस में कहाँ पे हेल्प कर सकते हो, उसकी फैमिली में बच्चों के एजुकेशन के लिए या उसको कहाँ पे गाइड सकते हो, उसको नॉलेज आपको, आप किसको मिलना चाहते हैं यहाँ पे आए। अगर जो हितेश शाह, भरत पारेख, राजेश सातोषकर, आरके शेट्टी, मिलिंद, या इनको छोड़ के कोई अगर जो जहाँ पे कुछ ज्ञान नहीं मिलने वाला है, ऐसे ही मैं 4 लोगों को राजेश मिला तो इतने लोग आते, किसके लिए आए हैं सब लोग, कुछ ना कुछ ज्ञान लेने के लिए। क्लाइंट की भी सेम मेंटालिटी है कि कोई आता है तो मुझे कुछ दे के जाता है कि नहीं, हमेशा लेने के लिए ही आता है। आप उसको कुछ ना कुछ नॉलेज दो। आप भले कर्टसी कॉल करो, वहां पे आप बिजनेस की, आप इंश्योरेंस का कुछ फाइल लेके ही मत जाओ, साथ में लैपटॉप भी कैरी मत करो। आज की डेट में जब भी जाता हूँ, पिछले 3 साल से क्लाइंट बोलते कि हितेश भाई आप पहले बैग हाथ में लेके आते थे, मतलब बैग लेके आते लोग डरते थे कि कुछ ना कुछ फॉर्म निकालेगा अंदर से राइट। आज की डेट में मैं लैपटॉप तक कैरी नहीं करता हूं, खाली ऐसा का ऐसा ओनली मोबाइल फोन, उसके अलावा कुछ भी मैं कैरी नहीं करता हूं। और इंश्योरेंस की बात या कोई भी इन्वेस्टमेंट की बात करनी है वो 5 मिनट में होती है, 1 घंटा जनरल नॉलेज की बात होती है। अगर जो किसी को क्रिकेट का इंटरेस्ट है, आप क्रिकेट की बात करो, फुटबॉल का इंटरेस्ट है, फुटबॉल की बात करो, उसको बिजनेस एक्सपांशन का इंटरेस्ट है, उसको बिजनेस एक्सपांशन की बात करो। आप अदर देन टॉपिक, आपका टॉपिक जो है वो सबसे लास्ट में डालो, स्टार्टिंग में आप डालो ही मत। और वो भी 4 बार मिलते हो तो 1 बार ही बात करो, 3 बार आप बात नहीं, तो क्लाइंट का प्रीसेट माइंड है ना। हितेश भाई,
आम तौर पे एक बात ऐसा निकलता है हमारे एजेंट में कि अगर समझो एक परफॉर्मर एक एमडीआरटी एजेंट है, उससे बात करो, बोला मैं बाबा मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं सुबह निकलता हूं, मैं शाम को वापस आता हूं, मेरा इतना टाइम निकल जाता है कि एक एमडीआरटी करने में। आपको देखता हुआ एक सवाल पूछो, ऐसा लग रहा है आप सबका बिहाफ में कि आप टीओटी और पिछले 15 साल 16 साल से और आपका फिटनेस को, आपका बॉडी स्ट्रक्चर को देखता हुआ ऐसा लगता है आप टीओटी तो करते ही हो, उधर तो टाइम लगता ही लगता है, उसका अलावा आप अपना आप को भी काफी टाइम देते हैं ऐसा लगता है। तो अगर ऐसा है तो एक सवाल नंबर 1, क्या इसका राज है? दूसरा, एज एन इंश्योरेंस एजेंट आपका पर्सनल फिटनेस क्या इस बात को मायने रखता है? पर्सनल फिटनेस फर्स्ट है। मेरे को सुबह से शाम तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा तो मुझे चलता है, बट अगर जो एक दिन भी मेरा एक्सरसाइज का या वर्कआउट का मिस हुआ तो वो मुझे नहीं एक्सेप्टेबल है। सो क्यों? जिसका बेटा है उसकी बहू आती है, बिना बेटे के बहू आ सकती है घर में? नहीं, बराबर। जिसकी फिटनेस हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो मार्केट में जाके काम कैसे करेगा? मतलब खुद का हेल्थ खराब है, दूसरे का हेल्थ बचाने के बाद क्या करोगे आप? आप लोगों को बोलते हो लॉन्ग लाइफ में सर्विस दूंगा, बराबर। आपकी फिटनेस अच्छी नहीं बोलेगा, आप खुद तो 55 साल के हो गए, बराबर। आप बोलते हो 25 साल तक मेरे को सर्विस कहां से दोगे? दूसरा, आदमी को क्या काम करना चाहिए? किसी भी आदमी को हमेशा नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं कि अपनी वीकनेसेस पे काम करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपकी वीकनेसेस है उसको छुपा के रखो। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उसी पे आपको फोकस करना चाहिए। जिस दिन अगर जो आज तो तेंदुलकर रिटायर हो गए, तेंदुलकर ने ये सोचा होता कि मैं तो बॉलिंग पे ज्यादा फोकस करता हूं, तो क्या वो सक्सेसफुल बैट्समैन बन पाता? नहीं। मैं फील्डिंग पे ज्यादा फोकस करता हूं, लाइक युवराज सिंह कैच पकड़ लेता हूं, तो वो अपनी बैटिंग पे फोकस कर पाता? नहीं। मैं विकेट कीपिंग पे ध्यान देता हूं तो वो फोकस करता? इट्स अ टीम वर्क, राइट। आप किसके अंदर अच्छे हैं आपको वही काम करना चाहिए। आप अगर जो सेल्स के अंदर अच्छे हैं तो आपको खाली क्लाइंट के सामने ही होना चाहिए, आपको ना तो अपनी ऑफिस में होना चाहिए और ना ही एलआईसी की ऑफिस में होना चाहिए। उसके लिए आपको एम्प्लॉयज रखने चाहिए। आपका पैशन क्या है? अगर जो आपको ये अच्छा नहीं लगता है किसी को कि रोज सुबह जाके इंश्योरेंस बेचना, ये करना, वो पैशन नहीं है, बराबर, तो आज ही रेजिग्नेशन डाल देना चाहिए। आपका पैशन क्या है? पैशन अगर जो आपको इंश्योरेंस सेल करना अच्छा लगता है, आप इंश्योरेंस सेल करो। मेरी सबसे बड़ी कमी है कि मैं खुद काम नहीं कर सकता। किया था मैंने एक जमाने में, आई वाज यूज्ड टू वर्क 15 घंटे। आज की डेट में मुझे खाली 2 ही काम मैं कर सकता हूं, या तो नए लोगों से मिलना, पुराने लोगों से भी मिलना अच्छा नहीं लगता है, नए लोगों से मिलना, या फिर किसी को डायरेक्शन देना। 2 काम छोड़ के तीसरा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बराबर। अभी मैं अगर जो ऑफिस में बैठ के रोज के मैनेजमेंट में घुस जाऊं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो क्या मैं मैनेजमेंट कर पाऊंगा? दूसरा कि हम लोग अपने डेवलपमेंट के बारे में कभी भी नहीं सोचते। हर साल कॉर्पोरेट क्लब की जो होती है, ये जो करवाया था मैंने और भरत भी ने काफी पुश करके कि आप इंस्टेड ऑफ फॉरेन टूर, मेरे हिसाब से तो एलआईसी को सब फॉरेन टूर बंद ही कर देनी चाहिए। उसके बेटर है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट के लिए स्किल्स। हम लोग बेंगलोर गए थे, हैदराबाद, एंड प्रोफेसर रंगनाथन का एक लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर उनका ही था, इंट्रोडक्टरी। उन्होंने जनरल मोटर्स के सीईओ को जाके किसी ने इंटरव्यू के लिए गए कि आपका ये प्रोडक्शन कैसा है, ये आप मैनेज कैसे करते हैं, तो आई डोंट नो। अरे इफ यू डोंट नो एनीथिंग देन हाउ यू रन द कंपनी। उसने खट बटन दबाया, सब बिजनेस के वर्टिकल हेड्स आ गए, यू आस्क क्वेश्चंस टू देम। मुझे मत पूछो, मेरे को खाली इतना ही आता है, राइट। इन 7 लोगों को कैसे मैनेज करना वो मुझे आता है, राइट। सेम इफ यू सी द नारायण मूर्ति's इंटरव्यू। नारायण मूर्ति ने एक इंटरव्यू में कहा था, नंदन इज वेरी एक्सलेंट, शिव कुमार इज एक्सलेंट, देन उनका CFO आई फॉरगॉट द नेम, राइट, ही इज वेरी गुड। सब एम्प्लॉयज की तारीफ की, एंड आई एम लिटिल बिट स्मार्ट, आई कैन कीप ऑल टुगेदर विद मी। सो आपको जो आपकी एबिलिटी है
उस पे आप पूरे उस स्ट्रेंथ पे काम करो, और जहां पे आपकी मैनेजमेंट की वीकनेस है तो आप मैनेजर रखो। आपको ब्रांच में जाके मस्का पॉलिश करने का काम अच्छा नहीं लगता है कि वो ऑफिस सब स्टाफ के पास में भी जाओ, एओ के पास में भी जाओ, तो उसके लिए आप एम्प्लॉय, जो आपको अच्छा लगता है। आपकी अपनी मोस्टली सबकी स्ट्रेंथ सेल्स है, यहां पे जितने भी बैठे हैं, राइट, एंड टू कन्विंस द पीपल, यही स्ट्रेंथ है इंश्योरेंस एजेंट की। एक कहते हैं ना कि जहां पे कुछ भी नहीं हो, जहां पे कुछ भी नहीं बिकता हो, वहीं पे अभी इंश्योरेंस एजेंट कुछ ना कुछ सेल करके आ सकता है। आप मारवाड़ी हो ना? हाँ, मैं बोलता हूं जहां ना जाए काड़ी वहां जाए मारवाड़ी। राइट, सो ऑलवेज जहां पे आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ सेल्स है, तो आप खाली सेल्स पे फोकस करो। आप सर्विसिंग पे फोकस करने के लिए किसी न किसी आदमी को आप रखो अपने बजट के हिसाब से, राइट, और कम से कम एवरी ईयर मिनिमम 50 to 60% आपका जो एक टोटल इनकम है उसका ऑफिस में दूसरे लोगों के लिए, मीन्स दूसरे एम्प्लॉय हायर करके उनसे ही आप करवाओ। भले आप बैठे रहेंगे ना, कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि मैं रख लूंगा तो मैं तो फ्री हो जाऊंगा। आप फ्री होंगे तो आपके माइंड में कुछ नई आइडियाज आएंगी, राइट। अभी जस्ट एक मैं आइडिया का आपको देता हूं। एक क्लाइंट का 10 करोड़ रुपए का लोन के लिए रिक्वेस्ट आया। मैं बोला 10 करोड़ का लोन तो आपको 7 दिन में मिल जाएगा। तो उसने बोला ईएमआई कैसा भरने का है किसी के पास में आंसर? ईएमआई कैसे देने का एलआईसी को? अभी एक तीर से दो निशाने मारने। मैंने बोला ईएमआई का मैं दूसरा आपको सिस्टम बताता हूं। आप 20 लाख रुपए का पर मंथ एसआईपी चालू कर दो 5 साल के लिए। 5 साल में जो फंड होगा उससे 10 करोड़ हम लोग पे कर देंगे। तो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। 20 लाख का एसआईपी भी मिल गया, 10 करोड़ का लोन भी ले लिया। चलिए दोस्तों, राइट, तो यू हैव टू थिंक सम इनोवेटिव। मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये मेरा दोस्त है, बातें करते रहेगा ना तो इनका सेशन के लिए पूरा दिन लगेगा तो भी कम है। डू एग्री विथ मी? नॉलेज का भंडार है हितेश शाह, उनको बड़ा जोर से तालियां बजाएंगे उनके लिए। कैसा लगा आपको? अगर मैं चालू रखूं तो और 3 घंटा बातें करते रहेगा पूरा इंडस्ट्री फाइनेंस के बारे में। इतना उनका रीडिंग है, उतना उनका एक्सपीरियंस है। सॉरी, कड़क नहीं। हमारे पास बम्पर आपने बोनस कमीशन सुना है हितेश? बोनस कमीशन 25% मिलता है, उस पर 10% बोनस मिलता है। अगर मैं आपको डिक्लेयर करूं कि आपको 25% एंडोमेंट में मिलेगा और ऊपर 25% बोनस मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा? 75% बोनस मिलेगा। 75% बोनस मिलेगा। तैयार रहिए हितेश। थैंक यू सो मच, वंडरफुल।